أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है उसके लिए कि जो अल्लाह और पिछले दिन की उम्मीद रखता हो और अल्लाह को बहुत याद करे। और जब मुसलमानों ने काफिरों के लश्कर देखे बोले ये है वो जो हमें वादा दिया था अल्लाह और उसके रसूल ने, और सच फरमाया अल्लाह और उसके रसूल ने, और इससे उन्हें न बढ़ा मगर ईमान और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना। मुसलमानों में कुछ वो मर्द हैं जिन्होंने सच्चा कर दिया जो अहद अल्लाह से किया था, तो उनमें कोई अपनी मन्नत पूरी कर चुका और कोई राह देख रहा है और वो ज़रा न बदले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़लह मन अस्लम वरुज़िक़ कफ़ाफ़न वक़न्नअहु अल्लाहु बिमा आताहु। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कामयाब हुआ वो शख्स जो मुसलमान हुआ और उसको बक़दर किफ़ायत रिज़्क़ दिया गया और अल्लाह ताला ने काने बना दिया उसको उस चीज़ में जो उसको अता की। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने अल्लाह से सरकार कदर मांगा है, कुछ सरवर
कौनैन में घर मांगा है। काश हर लम्हा हुजूरी का शरफ हो हासिल। काश हर लम्हा हुजूरी का शरफ हो हासिल। मैंने ये अपनी दुआओं में असर मांगा है। मैंने ये अपनी दुआओं में असर मांगा है। दरगाहे हक में दुआए के ये मांगी है रियाज के मौत से पहले मदीने का सफर मांगा है। मौत से पहले मदीने का सफर मांगा है। कूचे सरवर कौनैन में घर मांगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन और शेख रोहेल असगर साहब नॉट प्रेजेंट। जनाब नवीद आमिर जीवा साहब नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नसीबा चन्ना साहिबा नॉट प्रेजेंट। जनाब सिकंदर अली साहब नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा सारा बानो साहिबा नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन शेख रोहेल असगर साहब नॉट प्रेजेंट। मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा नॉट प्रेजेंट। मोहतरमा सायरा बानो भी नेक्स्ट क्वेश्चन उनका है नॉट प्रेजेंट। जी मेहरीन रजाक भुट्टो साहिबा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 176।
आंसर बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री सवाल करें। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर मेरा सवाल रिलेट करता है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, जिनमें 1 से लेके 22 तक के ऑफिसर्स हैं जो 1 से ज़ायद रिटायरमेंट पे जो है वो प्लॉट लेते हैं अंडर द प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंस पैकेज स्कीम के तहत। सर अभी इस डिटेल से मुझे पता चला है कि 2021 में अगस्त 2021 में इसकी पॉलिसी रिवाइज की गई है और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आया है कि फ़िलहाल वो बैलेटिंग रोकी गई है फॉर 2001 की जो बैलेटिंग होनी थी। सर मुझे ये बताएं कि एक्सचेकर हैं और इनको एक नहीं 2-2 प्लॉट मिलते हैं, कभी पॉलिसी उनके फेवर में होती है, कभी पॉलिसी को चेंज कर दिया जाता है। तो क्या स्पीकर साहब मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान की जो 40% से ज़ायद गरीब आवाम है जिनके टैक्स से ये मुल्क चलता है, क्या ये जस्टिफाइबल हैं? और सर दूसरा इन्होंने लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी अलॉटेड ओनली 1 प्लॉट टू serving/retired federal government employees and other specific groups as per approved allotment policy of FGEHI by executive committee/board। सर ये अदर ग्रुप्स कौन से हैं और ये पॉलिसी पे कैसे डिस्कशन हो सकता है? सर ये मेरे 2 सवाल हैं और इसके और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, लेकिन इसके रिप्लाई आ जाए तो फिर मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगी। थैंक यू। जी सैयद महमूद शाह साहब। जी मैं गौश मेहर साहब का माइक खोलें जी। एक भी फ्रंट बेंच पर मिनिस्टर नहीं है, पीछे बैठे और एक लीडर आगे बैठे तो मिनिस्टर को आगे आगे बैठना चाहिए। फ्रंट बेंच तीनों का नहीं है, लीडर अलाइड पार्टी का सिर्फ एक बैठा है, वो भी सिर्फ अपनी जेब में कुछ गिन रहा है, हिसाब नहीं कर रहा है कि हाउस में क्या चल रहा है। तो जरा इसका आप नोटिस लें। जी जी इसका हमने पहले भी नोटिस लिया है और इंशाल्लाह इस पे करते हैं जी। जी महमूद शाह साहब। जी मोहतरमा ने जो सवाल किया है ये दूसरे प्लाट का फैसला 2006 में उस वक़्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ साहब ने किया था, किसी पैकेज के तहत के 22 ग्रेड के मुलाजिमीन को दूसरा प्लाट दिया जाए। लेकिन उसके बाद ये पॉलिसी चूँकि गलत थी, 2020-21 में उस वक़्त गवर्नमेंट ने ये फैसला दिया और सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया कि ये पॉलिसी गलत है। अब फिर ये ऑफिसरान या जिनको दूसरा प्लाट मिलने थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात ज़ेर समाअत है, लेकिन ये पॉलिसी ही गलत थी और इनको मिलेंगे भी नहीं दूसरा प्लाट इंशाल्लाह। जी मेरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर इसमें सिर्फ 22 ग्रेड का जिक्र नहीं किया इन्होंने, 1 से 22। सर आपने कभी सुना है कि 1 से लेके 16 ग्रेड के भी किसी ऑफिसर बेचारे एम्प्लॉय को कभी कोई प्लॉट मिला हो? सर 15 साल तक डबल प्लॉट्स मिलते रहे, फिर 2021 में जिन्होंने अप्लाई किया उनको नहीं मिला। तो सर बहुत कंट्रोवर्सी है। सर मैं चाहूँगी कि इस पे डिटेल डिस्कशन कमेटी के अंदर हो और वी शुड नो द पॉलिसी कि 1 से 22 ग्रेड के अफसरान के लिए किस तरह से पॉलिसी मुरतब हुई, अगर बन भी गई उसकी बात क्यों गलत हुई और फिर कोर्ट पे भी चले गए हैं। तो सर ये मेरा क्वेश्चन अगर आप रेफर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी इसको कमेटी में रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शेख फयाजुद्दीन साहब। शेख फयाजुद्दीन साहब। प्रेजेंट सर। क्वेश्चन नंबर बोलेंगे सर। इससे पहले कि मैं अपने क्वेश्चन पे आऊँ, मैं अपने बड़े मोहतरम भाई गौस बख्श महर साहब को बताऊंगा कि वजीर साहब एक मौजूद हैं और कई मुतवक्को वजीर भी बैठे हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 177 सर। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री सवाल करें। सर ये इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है कि 2017-18 में जो पाकिस्तान कॉटन की करार थी वो तकरीबन 12 मिलियन बेल थी, वो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी उस वक्त। उसके बाद मुतवातर ये कम होती 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 जो आखिरी है वो 8 मिलियन बेल हुई, 80 लाख बेल। और इस साल जो मुझे तवक्को है वो 5 मिलियन बेल या 5.5 मिलियन बेल से ज़्यादा नहीं होगी, जबकि पाकिस्तान की खपत जो है वो 1.5 करोड़ बेल से कम नहीं है।
और हमें तकरीबन $3 अरब का ज़र मुबादला खर्च करना पड़ेगा अपनी टेक्सटाइल मिल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। जबकि जवाब में कहा गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और GMO बीज के लिए भी कोशिशें जारी हैं। ये कोशिशें कब तक बराबर होंगी, मेरा यही सवाल है। जी जनाब अहमद रजा मोनिका साहब। नहीं है जी। यहाँ से पार्लिमानी सेक्रेटरी भी नहीं है यहाँ का मिनिस्ट्री का। वो चलो इसको डिफर करते हैं और उनको बुलाया जाए जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी को बुलाया जाए, इसको डिफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस मोहतरमा शमीम आरा, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा तायरा औरंगजेब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा नुज़रत पठान, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी मोहतरमा मेहरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 181। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री सवाल करेंगे। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर मेरा सवाल था डिफ़ॉल्टर्स के हवाले से कि फेडरल गवर्नमेंट के लॉजेस हॉस्टल्स में जो डिफ़ॉल्टेड हैं सर उनके हवाले से लिए सर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सर मेरे सामने जो आंसर है तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफ़ॉल्टर हैं जिन्होंने डिफरेंट मदों में गवर्नमेंट का जो है वो ये पैसे देने हैं। सर बड़े ताज्जुब की बात है कि जब इस ऐवान में बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ अरकान जब इलेक्शन कमीशन का फॉर्म भरते हैं तो हमें कोई 40-50 जगहों से NOC लेना पड़ता है क्लियर होने के लिए। उस वक्त तक हम इलेक्शन कमीशन का फॉर्म नहीं भर सकते। सर ये मुझे जो एनेक्चर में लिस्ट मिली है बहुत सारे गवर्नमेंट अफसरान की जिन्होंने 20-20 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख, 8-8 लाख के गवर्नमेंट के जो हैं वो पैसे देने हैं, लेकिन वो फिर भी किसी जगह पे अकाउंटेबल नहीं हैं। तो सर आप मुझे बता सकेंगे कि हम पार्लियामेंटेरियंस का इतना एहतसाब होता है और हम मूव नहीं कर सकते नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ, सर इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? ये जो गवर्नमेंट का पैसा है जो जिन हॉस्टल्स के लिए पाकिस्तान के गरीब आवाम टैक्स से ये सारे अदारे चलते हैं, तो सर इनकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह से होगी और इनसे वसूलियाँ किस तरह से होंगी जो रिटायर हो चुके हैं? तो सर ज़रा इसका मुझे जवाब दे दें। थैंक यू। जी सैयद महमूद शाह साहब। जी मोहतरमा ने जो सवाल किया, बेशक हमारे जो पार्लियामेंट्रियंस है इनको इलेक्शन के टाइम पे हिसाब देना होता है, फिर जाके इलेक्शन में हिस्सा लेना है। बाकी जो गवर्नमेंट मुलाजिमीन हैं उनके लिए वाकई ये मसला है कि वो पैसे नहीं देते, जो ख़ासकर रिटायर हो गए तो उनके लिए मसला है। लेकिन अभी मैं इंशाल्लाह महकमे को ये तजवीज़ दूंगा कि जो रिटायर नहीं हुए कम से कम उनके तनख्वाहों से कटौती की जाए, या जो रिटायर हुए उनके भी रिटायरमेंट के पैसे गवर्नमेंट के साथ चल रहे होंगे, किसी न किसी तरीके से उनसे वसूली की जाए ताकि ये जो पैसे हैं ये आवाम के हैं और इसमें कोई शुबा ना हो और कोई मसला ना हो। जी सैयद जावेद अली शाह साहब। अच्छा अब्दुल अकबर चित्राली साहब टू आस्क वन सप्लीमेंट। जनाब स्पीकर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पेंशन देते वक्त उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट पेश करना लाजमी है या नहीं? अगर नहीं है तो क्या ये लाजमी करार दिया जाएगा ताकि ये पैसे रिकवर हों? जब पेंशन आप एक बंदे को दे देते हैं तो उस वक्त उनसे सर्टिफिकेट ले लिया जाए कि कोई कर्जा हुकूमत का तो इनके उसमें ऊपर नहीं है, अगर है तो फिर वो पेंशन में ही क्लियर कर दें, तो ये तो आसान बात है। जी सैयद महमूद शाह साहब। जी चतराली साहब ने बेहतरीन तजवीज़ दी है। इंशाल्लाह मैं महकमे को यही लिख दूंगा कि जो भी नादहिंदगान है या जिन्होंने पैसे नहीं दिए दौरान मुलाजिमत उनसे वसूली की जाए। मेरे ख्याल में इस पे कानून ऑलरेडी मौजूद है, कोई महकमा इस पे अमल नहीं करता, अमल करना चाहिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। जनाब शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर मैंने ये क्वेश्चन नंबर है 183
Answer be taken as read supplementary. जनाब करें। स्पीकर, मैंने पाकिस्तान स्टील मिल के बारे में कि वहाँ चोरी हुई और अखबारात के ज़रिए से हमें पता लगा, तो इन्होंने भी ये कहा है, इंतहाई अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा है कि हमें भी अखबारात के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से पता चल गया। जनाब स्पीकर, इसमें एक तो ये है कि तकरीबन 3 मीट्रिक टन ब्रास और कापर ये चोरी हो गया है। जनाब स्पीकर, क्या स्टील मिल में कौमी असासाजात की अमानत जो उनके पास हैं, उनकी हिफाजत के लिए हुकूमत की तरफ से कोई निगरान है या नहीं? अगर निगरान है तो उन्होंने क्यों FIR दर्ज नहीं किया? ये 3 मीट्रिक टन कापर उठाते हुए वो तो वैसे तो नहीं ले गए, हाथ में तो नहीं लेके गए हैं, गाड़ियों में भर के ले गए होंगे, और उनके लिए लोड करना भी एक मसला है। ये कैसे लोड हुए, कैसे वहाँ से 3 मीट्रिक टन जो है ना जी कापर और जो कीमती चीज़ है, और तकरीबन ये 5 मिलियन रुपए का चोरी है। तो इस सिलसिले में हुकूमत ने ये कहा है कि हमने फलान इदारे को लिखा है। जनाब स्पीकर, एक तो क्वेश्चन ये है कि क्या वहाँ निगरानी के लिए कोई बंदा है या नहीं, और फिर ये मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा इसको भी कमेटी के हवाले कर दें कि वो लोग अगर FIA के हवाले किया गया है वो भी यहाँ आ जाएं, और इस हाउस को, ये बहुत अहम इदारा है, ये पूरे पाकिस्तान का इदारा है, ये स्टील मिल है, यह हमारी कौमी असासा है, और इसकी हिफाजत हम सब का फ़र्ज़ है, आपका भी फ़र्ज़ है। जी मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये वाक़या 7 जून 2021 को चोरी रिपोर्ट हुई थी, और ये जो डिपार्टमेंट था मशीन रिपेयरिंग एंड हीट ट्रीटमेंट शॉप था, और इसका जो इंचार्ज थे वो अब्दुल रहमान साहब थे, और इनके साथ असलम परवेज़ साहब और असद इलाही क्रेन ऑपरेटर थे। ये लोग स्किल्ड वर्कर थे, और चोरी की जब तहकीकात हुई तो पता चला कि वो 47 लाख की चोरी हुई है। और इसका जो ज़ाहिर है जो इंचार्ज होता, और इसके अंदर आपने बिल्कुल सही कहा कि कॉपर और ब्रास की जहाँ पे प्लेटें थीं, और जिससे वहाँ पे उनके पुर्जा जात जो ख़राब होते थे फौरी तौर पे वहाँ से बनाया जाता था ताकि मशीन रुके ना, काम रुके ना। अब जब इसकी ज़ाहिर जो इंचार्ज होता है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो चोरी नहीं होती, और जब उनकी इन्वॉल्वमेंट का पता चला तो सेकंड डे ही उन्होंने जाकर CEO को, जब उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित हो गई तो उन्होंने सेकंड डे CEO को एक लेटर लिखा कि यहाँ 10 अरब की चोरी हुई है, और उसके बाद उन्होंने खुद ही जाकर ये रिपोर्ट मीडिया में भी दिया कि ये 10 अरब की चोरी हुई। और इसके अंदर जो है हमारी पार्टी की यूनियन भी इसी के अंदर आगे गई और सारी चीज़ों को हमने परसू किया। अब इस प्रोपेगेंडे का जो था वो आपको मालूम है कि इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई, और ये FIA में केस जो है प्रॉपर दे दिया गया। पहले तो स्टील मिल की अपनी इंक्वायरी थी, इसके बाद इस FIA में दिया गया, सेनेट में भी इस पर हुआ, और ये PSC के अंदर भी ये केस आया, और PSC में भी इसकी इन्वेस्टिगेशन, और सेनेट ने भी एक कमेटी बना दी है। और अगर आज आप कह रहे हैं चित्राइल साहब कि इसको यहाँ नेशनल असम्बली से भी एक कमेटी तश्कील दे दी जाए, तो मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और जो मुजरिम हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जी जाम अब्दुल करीम साहब। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सर, मेरा सवाल स्टील मिल के हवाले से है। आए दिन स्टील मिल की खबरें आ रही होती हैं। अभी पिछले कोई 4 रोज़ से एक मसला चल रहा है, स्टील मिल की ज़मीन के ऊपर कोई फेडरल NOC किसी इदारे को दी गई है। अब हमारे लोग ऑलरेडी एक हाई कोर्ट में केस में गए हुए हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है स्टील मिल के हवाले से। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस इशू को B कमेटी में रेफ़र किया जाए, ताकि जो लोकल लोग हैं जिनसे ये ज़मीन ली गई थी, जिन्होंने ये स्टील मिल की ज़मीन खाली करके दी है, उनकी सर्वे लैंड है, तो उन लोगों को ना कंपनसेशन मिली है, ना उन्होंने कोई बदले में ज़मीन ली है, ना उनके जो कदीमी कब्रिस्तान हैं उनके ऊपर भी अभी आए दिन शावल्स और मशीनरी आ रही होती है, तो वो हर दिन
एक लोकल झगड़ा चल रहा होता है वहाँ पे। तो इसको भी काइंडली अगर आप रेफ़र करें कमेटी में ताकि ये इशू भी सॉर्ट आउट किया जाए, या तो ये बताएं कि किस इदारे को इन्होंने फेडरल एनओसी दी है और क्यों दी है, जबकि सिंध गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि ये ज़मीन हमने सिर्फ स्टील मिल लगाने के लिए दी है, इसको बेचने का या इसको किसी और इदारे को देने का हक सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का है, स्टील मिल का नहीं है। थैंक यू। जी मोहतरमा शाहिदा रहमान। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। बिल्कुल ऑनरेबल कुलीग्स हैं और इनका वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और यहाँ के लोग हमारे पास भी आते हैं, चूँकि मेरा ताल्लुक भी कराची से, तो मैं समझती हूँ कि वहाँ के लोगों के बड़े जायज़ इशू हैं। और जो तो अगर आप इसको क्वेश्चन को रेफ़र कर दें कमेटी में तो बहुत मेहरबानी होगी, ताकि ठीक है। जाम अब्दुल करीम साहब जो ऑनरेबल कुलीग हैं, जो इन्होंने कहा है कि जो अराजी का इशू है तो उसको भी जो है वो कमेटी में अगर भेज दें तो फिर उसको तफसीली डिस्कशन हो जाएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा शमीम आरा। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 78 नहीं मोहतरमा पेज 14 है 184 अच्छा क्वेश्चन 184 आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री सवाल करें। सवाल ये है कि मौजूदा दौर हुकूमत के दौरान रेलवे खसारे में कितनी फ़ीसद कमी आई है और तकरीबन मुझे ये बताया जाए कि इस वक्त जो रेलवे चल रही हैं वो उसमें उसको रेलवे का जो खसारा है वो कितना है, कितनी रेलें जो हैं इस वक्त चलाई जा रही हैं ये वो मुझे बताया जाए। और है ना तकरीबन मीरपुर खास में कितनी रेलें जो पहले बंद थी अभी कितनी स्टार्ट की गई हैं ये मुझे बताया जाए। जी मोहतरमा किरण इमरान डार। थैंक यू जनाब स्पीकर और थैंक यू मेरी मौजूद मेंबर जिन्होंने ये सवाल किया। इनका जो क्वेश्चन था वो खसारे के बारे में था, मीरपुर खास के ऊपर जो ट्रेनें चल रही हैं उसके बारे में नहीं था। मैं उनसे कहूँगी एक फ्रेश क्वेश्चन डाल दें तो फिर मैं इसकी आपको डिटेल दे दूँगी। थैंक यू। जी मोहतरमा शमीम आरा। सवाल ये भी था कि जो मुल्क में जो खसारा था तो वो कुल कितना खसारा था और कितना फायदा हुआ है मुझे ये भी बताया जाए। मोहतरमा किरण इमरान डार। क्या सवाल प्लीज इनको कहें सवाल रिपीट कर दें। जी आपने इधर नहीं सुना मैंने। मोहतरमा शमीम आरा का अक्टूबर 2022 यानी मौजूदा दौर हुकूमत के दौरान जो अखराजात की तफसील बताई गई थी उसके मुताबिक मैं पूछना चाह रही हूँ कि कितना यानी खसारे में आया था अब मौजूदा जबकि ये नवंबर है तो कितना हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है। मोहतरमा किरण इमरान डार। थैंक यू जनाब स्पीकर। इन्होंने जो सवाल पूछा है इसका जवाब रिटर्न इसमें दिया गया है कि हम 51% जो है हम खसारे में जा रहे हैं रेलवे, उसकी बहुत सी वजूहात हैं, उन वजूहात को भी बताया गया है। जो इनका सवाल है वो इसमें लिखा गया है कि जो 10 अप्रैल 2022 को जो हम लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो हमारी हुकूमत आई उसमें जो खसारा है उसका पूरा एस्टिमेशन जो है जवाब में लिखा गया है। अगर इनको फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उनकी अगला सवाल करती है तो मैं वो दे देती हूँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा तायरा और औरंगजेब साहिबा नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर है 186। आंसर भी टेकन इज रेड सप्लीमेंट्री जनाब सवाल स्पीकर मैंने सवाल किया था चित्राल अपर लोअर में यूटिलिटी स्टोर की। इन्होंने कुछ खोले हैं और कुछ फ्रेंचाइज हैं जो लोगों ने लिए हैं, लेकिन चित्राल जो है 14,850 मुरबा किलोमीटर है। आपको मालूम है सुबह खैबर पुख्तनख्वा का जब कबायली अजला जम नहीं हुए थे तो उसका 20वां हिस्सा था। इस वक्त जो है जम होने के बाद खैबर पुख्तनख्वा का 15वां हिस्सा है और ये इंतहाई फैला हुआ इलाका है। यहाँ लोगों को
वो सहूलियात नहीं हैं जो दीगर इलाक़ों में शहरों में हैं। मार्केटें हैं, यहाँ वहाँ जाके लोग सौदा ख़रीदते हैं, वहाँ लोग तो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पर इंहिसार करते हैं। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने मज़ीद लोअर और अपर चित्राल में यूटिलिटी स्टोर खोलेंगे और कब तक खोलेंगे, और ये मुझे बता दिया जाए। जी मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। इसमें डिटेल जिस तरह मांगी थी 38 टोटल जो हैं, उसके बाद 27 और 19 पूरी डिटेल दी है। लेकिन अगर जहाँ जहाँ ज़रूरत है, अगर आपको कहीं कमी महसूस हो रही है कि वहाँ के इलाकों को, तो आप एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं। मज़ीद यूटिलिटी स्टोर्स भी खोले जा रहे हैं। जी चित्राली साहब। शुक्रिया। मैंने तो एक लिस्ट पहले भी दिया था, अब दोबारा वो लिस्ट आपको मैं दे दूंगा जहाँ जहाँ ज़रूरत है। वो एक बात। दूसरी बात यह है कि जी मैंने पिछले दिनों एक दरख्वास्त की थी, वो आपके इलाके में भी है, हमारे इलाके में भी है। ये मैसेज भेजते हैं, मैसेज के ज़रिए से एक नंबर आपको मिलता है, आप जाके यूटिलिटी स्टोर में वो सौदा ख़रीदते हैं। आप यकीन करें, अल्लाह हाजिर है, आज सुबह भी मुझे फ़ोन आया था कि हम यहाँ खड़े हैं और वहाँ से मैसेज नहीं आ रहा और सामान पड़े हुए हैं और हमें ज़रूरत है। तो ये मैसेज का ज़रिया जो है ना, जिसको ख़त्म कर दिया जाए, इसके बजाय शनाख्ती कार्ड कापी जो है वो ले लें और अपने उस रजिस्टर में उसका इंदराज करें, ताकि वहाँ वो चीज़ गलत तरीके से फ़रोख्त भी ना हो और लोगों को सही तरीके से आसानी के साथ। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो और उनके लिए मुश्किलात मत पैदा करो। ये हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर इन्होंने ये किया है तो फौरी तौर पर इसको वापस ले लें और ये शनाख्ती कार्ड के बेस पे सौदा दे दें। आपका पॉइंट आ गया जी। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब। जी बिल्कुल, चित्राई साहब ने जो फरमाया, अब आपको मालूम है कि इसे मिनिस्ट्री का एक प्रपोज़ल है कि इसे हम बिस्प के तहत जो है रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं कि वो लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के ज़रिए पैसे ले रहे हैं, क्योंकि इसका बेसिक सब्सिडी का मकसद है कि हकदार को उसका हक मिले, जैसे आपने फरमाया। तो गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि इस सब्सिडी से वो लोग फ़ायदा ना उठाएं कि जो साहिब हैसियत हैं। हमारी भी पूरी कोशिश है कि हकदार को हक मिले, और इसीलिए अब इसको कनेक्ट किया जा रहा है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत एक स्टैंडर्ड तय है कि ये गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हीं लोगों को वो पेमेंट मिलती है। तो उनको इससे कनेक्ट किया जा रहा है ताकि हकदार को उसका हक मिल सके। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद सिकंदर अली साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा नसीबा चन्ना साहिबा। थैंक यू स्पीकर साहब। ये मेरा क्वेश्चन नंबर है 57। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री सवाल करें जी। इस्लामाबाद बशमूल में यहाँ पर खवातीन की ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या क्या सहूलियात है? 57 ना 57 हे ॾिसो 57 आए थे बुक में 57 ना। जी जी। क्वेश्चन नंबर बोले तो क्वेश्चन नंबर ये मेरा 57 के आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री सवाल जी। करें। तो इस्लामाबाद और शमूल औरतों की ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या क्या यहाँ पर सहूलियात है और उनको अद्वियात मिल रही या नहीं? अगर नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है? जी डॉक्टर शाजिया सोबिया सुमरो साहब। जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा है कि ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। सर मैं बताना चाहूँगी कि ना सिर्फ हमारे पिम्स हॉस्पिटल में एक पूरा स्क्रीनिंग सेंटर बना हुआ है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी एक्सपेंसिव स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो सारे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। और उसके अलावा हमारी जो पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल है वहाँ पे भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, जिनमें अल्ट्रासाउंड भी हैं, मेमोग्राम भी हैं, और यहाँ तक कि वहाँ पे जो FNSC का है वो भी यूनिट खुल गया है। तो मैं ये अपनी ऑनरेबल मेंबर साहिबा को बताना चाहूँगी कि हमारे इस्लामाबाद में जो 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल टर्शरी केयर, उन दोनों में स्क्रीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। जी मेहरीन रजाक भुट्टो साहिबा।
to ask one supplementary. थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर बहुत अच्छी बात है कि स्क्रीनिंग के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि इनको प्रिवेंट करने के लिए स्क्रीनिंग को के लिए सपोर्ट किया जाए। सर मेरा सवाल है कि इस्लामाबाद की प्रेमिसेस में 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पॉलीक्लिनिक, पेम्स और नीरम। सर बहुत तशवीशनाक बात है कि दवाइयाँ आम लोगों के लिए, मरीज़ों के लिए सर मैसर नहीं हैं, और इवन के जो पेशेंट ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं उनसे सिरिंज से लेके एंटीबायोटिक तक उनको बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो क्या मुझे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब बताएंगी कि आम मरीज़ जो कि बिलो पॉवर्टी हैं, जो सरकारी अस्पतालों में जाके इलाज करवाते हैं, वहाँ पे अद्वियात क्यों मैसर नहीं हैं, और इवन के ऑपरेशन के लिए भी उनको अद्वियात बाहर से मंगवानी पड़ती हैं? जी डॉक्टर शाजिया सोबिया असलम सुमरो साहब। थैंक यू सर। मैं आज भी अपने हॉस्पिटल्स में विजिट करके आई हूँ, वहाँ पे मुझे कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं मिली है। अगर ऑनरेबल मेंबर के पास कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई केस है या उनके पास कोई ऐसी कंप्लेंट आई है और जिस हॉस्पिटल से रिलेटेड आई है वो मुझे प्रोवाइड करें, मैं इंशाल्लाह उस पर एक्शन लूँगी इंशाल्लाह। जी मोहतरमा मेहरीन रज़ाक भुट्टो स्पीकर साहब, मेरा नीरम जाना हुआ था कल। वहाँ पे बेंचों पे बाहर बैठे हुए आम मरीज़ जो कि ऑपरेशन के इंतज़ार में थे, और वो पेशेंट एड फाउंडेशन और बैतुल माल के इंतज़ार में थे कि हमें कहीं से पैसे मिलें तो हम ऑपरेशन का जो है वो ख़र्चा उठा सकें। तो सर ये तो इसके लिए तो सर बल्कि स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए ताकि अस्पताल जो इतने बड़े तादाद में मरीज़ों को यहाँ पे 2 सूबों को कवर करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को भी, कश्मीर को भी और इस्लामाबाद के लोगों को भी, तो यहाँ पे सर पेनाडोल भी नहीं मिलती अस्पतालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मोहतरमा तायरा और अंजेब साहिबा, पेज नंबर 6 पे है जी। क्वेश्चन नंबर 75। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री सवाल करेंगे। ये 3 इस्लामाबाद के बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं जिनका मैंने जिक्र किया, गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक, जनरल हॉस्पिटल, चक्षादार, और यहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और हार्ट सर्जरी की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं। तो मेरा ये पार्लियामानी सेक्रेटरी साहिबा से ये सवाल है कि यहाँ पे लोग आज़ाद कश्मीर और मरी से भी आते हैं और गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ से भी आते हैं, तो फिर वो लोग कहाँ जाएं? क्योंकि हर एक शख्स को AFIC में ना तो सर्जरी का टाइम मिलता है क्योंकि वो सिविलियन होते हैं, और ना ही वो इतनी दूर पहुंच सकते हैं। उनके लिए जो रास्ते में पहला हॉस्पिटल आता है वो पॉलीक्लिनिक है और चक्षादाद का हॉस्पिटल है। तो ये कब तक ये सहूलियात आवाम को वहाँ पहुँचाई जा सकती हैं, ज़रा बता दें। जी डॉक्टर सोबिया असलम सुमरो साहब। थैंक यू सर। मैडम ने जो FGH हॉस्पिटल चक्षेज़ाद की बात की है सर, वो हमारा सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है। वहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है, लेकिन ये इन्वेसिव कार्डियोलॉजी है, तो ये चीज़ें जो हैं वो पिम्स में हो रही हैं। और दूसरा ये है कि पॉलीक्लिनिक में अभी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की शुरुआत नहीं हुई है, और हम कोशिश कर रहे हैं मिनिस्ट्री की तरफ से इस पे भी स्टेप उठाया जा रहा है कि हम बहुत जल्द वहाँ पे इन्वेसिव कार्डियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिनमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पीट्स कार्डियोलॉजी के यूनिट बनाए जाएंगे, और इंशाल्लाह ये सहूलियात बहुत जल्द पॉलीक्लिनिक में भी होंगी। वैसे अदरवाइज ये पिम्स में हो रही हैं और सारा बर्डन जो है AFIC पे नहीं जाएगा, पिम्स में ये सहूलियात मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। मोहतरमा तायरा और अंजेब साहिबा, पेज 11 पे। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 179। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री सवाल करें। मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर जो कारें बन रही हैं, मोटर कारें जो बन रही हैं, क्या अभी तक वो बन रही हैं या बंद कर दी गई हैं? और दूसरा ये कि कारों की कीमत जो बन भी रही हैं, उनकी कीमत और उनकी ओनरशिप इतनी महंगी हो गई है कि आवाम की दस्तरस से बाहर है, और इम्पोर्ट हमने गाड़ियों की बंद कर रखी है। तो इसके लिए कोई इंडस्ट्री बेहतर इक़दाम उठा सकती है जो लोकल कारें हैं उनकी कीमतें सतह पर रखी जाएं? थैंक यू। जी मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा। मोहतरमा किधर हैं? इधर आ गए। सर ये तो क्वेश्चन शायद निकल गया था। कौन सा क्वेश्चन? 179 है जी, 179 क्वेश्चन नंबर, पेज 11।
ओके, अगर सप्लीमेंट्री आप दोबारा कर दें। जी मोहतरमा, आप सप्लीमेंट्री सवाल दोबारा कर दें। मोहतरमा ताहिर औरंगजेब। जी थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा मोहतरमा पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा से ये सवाल है कि जो कारें पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होती हैं और उन पे उनकी ओन जो है वो इतनी बढ़ गई है और कारों की कीमत इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए उन कारों को हासिल करना बड़ा मुश्किल है। क्या वो कारें अभी तक जो तमाम गाड़ियाँ बनती थी बन रही हैं या बंद कर दी गई हैं? और दूसरा, हमने इंपोर्ट भी गाड़ियों की बंद कर रखी है, तो ये कारें सस्ती करने का हुकूमत के पास क्या फार्मूला है? थैंक यू। जी मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो ओन की बात की है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने पहले जो है वो टैक्सेस में इजाफ़ा किया था और अब जो है इसी चीज़ को रोकने के लिए टैक्स जो है फॉर एग्जांपल अगर 2% था तो अब उसको 4% कर दिया है। तो इसलिए ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है कि ताकि वो ओन सिस्टम जो है हुकूमत उसको फौरी तौर पर रोकना चाह रही हो और इसीलिए ये टैक्स जो है वो लगाया गया है। अब जो जहाँ तक रही बात, आपने कहा कि कीमतें बढ़ने की, तो एक तो सबसे बड़ी वजह है कि डॉलर की कीमतें जो थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी तरह रॉ मटेरियल जो था उस पर भी डॉलर की कीमत बढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो ये वो तमाम वजूहात थी और हुकूमत जो है वो बिल्कुल इम्पोर्ट हमारे यहाँ चूँकि गाड़ियों की जब असम्बल्ड होने लगी, गाड़ियाँ यहाँ बनने लगी, तो हमने इम्पोर्ट पे पाबंदी लगाई ताकि लोकल इंडस्ट्री को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा सके। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा नसीबा चन्ना साहिबा, पेज 20। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा क्वेश्चन नंबर है 188। मेरा सवाल है कि आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री सवाल करें। मेरा सवाल है कि हाल या सैलाब के दौरान जो सैलाब ज़दगान लोग बैठे हुए हैं उन पे ख़ास तौर पे पानी की वजह से कि जितनी बीमारियां फैली हुई है, ख़ास तौर पे डेंगू, तो उसके लिए उनकी वो जो दवाइयाँ उद्वियात है उनको सही तौर पे फराहम नहीं की जा रही है। तो क्या ये इन लोगों के लिए ये दवाइयाँ भी मौसर हो और क्यों नहीं की जा रही है? जी डॉक्टर शाजिया असलम साहब। थैंक यू सर। जितनी भी मेडिसिन्स का शॉर्टेज की थी कंप्लेन वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की है और अभी भी आगे भी इन चीज़ों को हम देख रहे हैं क्योंकि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स और ड्रैब के साथ कांटेक्ट में हैं हम लोग। उनके जो भी प्रॉब्लम्स हमें आवाम की तरफ से मिल रही हैं, शिकायत मिल रही हैं, उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन जो ड्रग की शॉर्टेज है या जहाँ पे भी इस तरह से सैलाब ज़दगान की मेडिसिन नहीं मिल रही है, हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड भी कर रहे हैं और वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगा के उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और साथ में ही जहाँ जहाँ से भी कोई कंप्लेन आ रही है कि मेडिसिन की शॉर्टेज है और जो मेडिसिन की शॉर्टेज है उसको हम पूरा कर रहे हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई एरिया है जहाँ पे ड्रग्स नहीं मिल सकी हैं या मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है तो वो हमें आप हाईलाइट कर दें तो हम ज़रूर उसको भी पूरा कर देंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब मौलाना सलाउद्दीन अयूबी साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन शेख रोहेल असगर साहब, नॉट प्रेजेंट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा नसीबा चन्ना साहिबा। जी पेज नंबर है ये तो 28 है। ये पेज नंबर 24 पे है जी। इसमें 28 लिखा ला जी। क्वेश्चन नंबर मेरा 191। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री सवाल करें जी। मेरा सवाल ये है सर कि यहाँ पर जो सैलाब की वजह से यहाँ खास तौर पे मवेशी वगैरह के जिनका ये नुकसान हुआ है, सैलाब ज़दगान लोगों को यहाँ पर जो रोजाना पता नहीं कितने ये मवेशी मर रहे थे, तो उनके लिए क्या इकदाम गवर्नमेंट ने किए हैं, क्यों नहीं किए हैं? जी जनाब अहमद रजा मोनिका साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। ये जो पिछले दिनों में जो फ्लड्स आए थे स्पीकर साहब, ये कोई नॉर्मल फ्लड्स तो थे नहीं। इनमें ग्लेशियर मेल्टिंग थी, इसमें क्लाउड बर्स्टिंग थी, तो बड़ा एक नॉर्मल फ्लड था। और इसमें सिंध में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, क्रॉप्स की भी और एनिमल्स की भी ख़ास तौर पे।
अभी जिस तरह ऑनरेबल मेंबर ने एक पॉइंट आउट किया है तो उधर कम से कम 50 लाख के करीब जानवर ये कि डेयरी के जो थे वो जो इफ़ेक्ट हुए और इसकी नज़र हुए। लेकिन स्पीकर साहब हमारे बाकी मुल्क में डेयरी के एनिमल्स बहुत ज़्यादा हैं, जितना इस सैलाब में नुकसान हुआ है उसकी परसेंटेज बहुत कम है। तो इस लिहाज से एक तो ना उनकी मिल्क प्रोडक्शन के लिहाज से डोमेस्टिक यूज़ वो कम हुआ है और ना उनकी मीट के हिसाब जो है कंज्यूमर्स के लिए वो कम हुए। लेकिन उसके बावजूद ये जितने एनिमल्स डेयरी की नज़र हुए, गवर्नमेंट ने हाई यील्डिंग काउज इंपोर्ट करने के लिए ज़िम्मेदारों को अलाउ कर दी है, जिसमें वो आपकी फ्रीजन काउज आती हैं, अमेरिकन होल्स्टीन्स आती हैं, वो ये इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री फूड ने एक रिलीफ देने के लिए उन तमाम डेयरी के एनिमल्स में ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान में उनके जिनको फूड माउथ डिजीज़ थी और लिम्पी स्किन डिजीज़ में बहुत ज़्यादा आए हैं इस फ्लड्स के बाद, उसके लिए उन्होंने वैक्सीनेशंस इंपोर्ट की हैं और फीड बैग्स वगैरह सारे इन डिस्ट्रिक्ट में भेजे जा रहे हैं। थैंक यू जी। कादिर खान मंदुखेल साहब टू आस्क वन सप्लीमेंट्री। जनाब स्पीकर, मेरा सवाल ये था कि तारीख़ की पाकिस्तान की 75 साल के अंग्रेज़ के दौर से भी इतनी तबाही नहीं हुई है सिंध में। 90% सिंध पानी में डूबा हुआ। क्या ये जो फसलें तबाह हुई है, हमारी सारी जो एक इनकम थी हमारी ज़मींदारों की, हमारी हारियों की, वो तमाम ख़त्म हो चुके हैं। क्या उसके लिए कोई खसूसी पैकेज इसके हवाले से है, कोई टैक्स फ्री, कोई मुफ्त में या कोई डिस्काउंट रोड पे इस हवाले से, ताकि ये ज़मींदार वापस अपनी पाँव पे खड़े हो सके? जी जनाब अहमद रज़ा मनिका साहब। पटेल साहब का मंदुखेल साहब काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? मैं अभी मोनिका साहब का माइक खोलें। जी, मंदुखेल साहब ने सही पॉइंट आउट किया है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इन फ्लड्स के बाद सिंध में ही आई है और गवर्नमेंट इस वक्त जो ख़ास तौर पे सिंध के लिए उन्होंने 5000 रुपीज़ पर एकड़ के हिसाब से एक सब्सिडी भी दी जा रही है। वहाँ का सीड भी फ्री होता है, वीट सीड और ऑयल सीड, ये भी फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सिंध के लिए किया जा रहा है। बाकी तो ओवरऑल ट्यूबवेल्स हैं, जो कि ट्यूबवेल्स इलेक्ट्रिक ख़ास तौर पे, उनके लिए गवर्नमेंट ने 98 बिलियन रुपीज़ की एक सब्सिडी दी है और ज़मींदारों को बेहतर करने के लिए इसके सोलराइजेशन के प्रोग्राम पे भी गवर्नमेंट कारबंद हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया जी। जनाब खुर्शीद जुनेजो साहब टू आस्क वन सप्लीमेंट। सर, मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो सिंध में जो जिस तरह मंदुखेल साहब ने कहा कि बहुत तबाही हुई है, बिल्कुल जो है 2 मिलियन जो है तकरीबन एकड़ जो ज़मीन जो है वो टोटल जो है पानी के अंदर थी, उनमें तकरीबन 1.5 मिलियन जो थी वो सिंध की थी। ज़ाहिर जो पैसे जो दिए जा रहे हैं जो छोटे छोटे काश्तकार हैं उनको दिए जा रहे हैं, मगर ओवरऑल जो है पॉलिसी जो है जिनके ज़मीनें जो हैं वो पानी के अंदर आई हैं उनको फर्टिलाइज़र या सीड्स जो है ओवरऑल सबों को दिए जा रहे हैं, या सिर्फ जो है वो छोटे ज़मींदारों को या जो 12 साढ़े 12 एकड़ से जो कम जिनकी ज़मीन है उनको दिए जा रहे हैं? इनकी तरफ वजाहत चाहिए। अहमद रज़ा मोनिका साहब। जुनेजो साहब, एक तो वहाँ पे जहाँ पे सिंध में बहुत पानी खड़ा हो गया है, उसके बाद उस पर भी काफ़ी मार साहब ने ये बात की कि वह पानी खड़ा हो गया और वो पानी नहीं निकल रहा। वो तो अब सैलाब का पानी जिस वक्त आता है और वो लैंड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो पानी वहाँ पे सीप नहीं किया, और ख़ास तौर पे कुछ इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, जैसे सखर, जैकबाबाद, शिकारपुर, दादू वगैरह, ये मोनोक्रॉपिंग यहाँ पे होती है, इधर सिर्फ एक ही फसल लगती है। और बाकी जिधर जो इस वक्त गवर्नमेंट ने, मैंने जैसे पहले बताया कि जिस तरह सब्सिडी दी जा रही है अभी तक तो उसी पे काम हो रहा है, लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई पूछना चाहते हैं तो आप एक क्वेश्चन डाल दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इसका जवाब दे देंगे जी। शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नवीद आमिर जीवा साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा सारा बानो साहबा, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जाम अब्दुल करीम साहब।
क्वेश्चन नंबर बोलें जी। क्वेश्चन नंबर इज 194। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री सवाल करें। सर मेरा सप्लीमेंट्री सवाल के हवाले से कुछ पार्ट्स में है सवाल, क्योंकि काफ़ी लंबा है। तो एक तो इन्होंने मुझे जवाब दिया है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। मैं पूछना चाहूँगा कि कितनी लोकल एम्प्लॉयमेंट हुई और कितने अपग्रेड एम्प्लॉयज़ किए गए मैनेजरियल स्किल के हवाले से। दूसरा पार्ट है टेक्नोलॉजी के हवाले से कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो है सिर्फ असेंबलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, कोई रॉ मटेरियल हमारे पास ऐसा नहीं है। तो लोकल प्रोडक्शन के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। और इन्होंने टैक्स की मद में जो CSR में कितना लोकल कम्युनिटी के हवाले से यूटिलाइज़ किया है। और जो इन्होंने एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के हवाले से मुझे ये एनेक्चर दिया है, इसमें इन्होंने बताया कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल्स, अगर ये सब चीज़ें ड्यूटी फ्री जा रही हैं तो एंड यूज़र से आप टैक्स किस चीज़ की मद में ले रहे हैं, उन पे टैक्स किस चीज़ का लगा रहे हैं। और जो मशीनरी ऑब्सोलीट हो रही है उसको बेचा जा रहा है विद टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, तो ये किस लिए। थैंक यू जी। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बेसिकली जो है ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। और ये इदारा वो है जहाँ पर इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन्वेस्टर्स को ड्यूटी फ्री जो है वो मशीनरीज़ की भी इजाज़त है। और यहाँ पर बिला तातुल यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आपकी इंडस्ट्री, आपका एक्सपोर्ट जो है वो डेवलप कर सके। और यही वजह है कि इस वक्त एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है स्पेशली कराची जो है वो प्रॉफिटेबल इदारा है। और जो आपने बात की जिस तरीके से के सवाल किया कि जो लोकल लोग हैं उन्हीं को मुलाजमत दी जाती है, वहाँ किसी भी बाहर के लोगों को नहीं लाया जाता। कोशिश ये होती है कि जो वहाँ के लोकल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेट किया जा सके। अपग्रेडेशन के हवाले से जो सवाल है उसमें ये कि फ्रेश क्वेश्चन डाल दें तो इसकी जो है पूरी डिटेल ले ली दी जाएगी कि कितने लोगों को अपग्रेड किया गया। स्किल्स भी जो है वो लोकल, जो वहाँ पे लोकल्स हैं उनको स्किल्स ट्रेनिंग्स वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड की जा रही है। और FBR में भी इसका जो एज पर रूल है कि 1% जो है वो टैक्स जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी जो एग्जेम्पशन है वो इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को दी गई है ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को, अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकें। जी। जाम अब्दुल करीम साहब। सर मेरा एक सवाल ये है कि जो स्किल डेवलपमेंट का ये कह रहे हैं कि अपग्रेडेशन के लिए कितने इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, सिर्फ ये बता दें। मैंने अर्ज किया था कि इसके लिए अगर आप मुझे फ्रेश क्वेश्चन दे दें तो मैं इसको नेक्स्ट उसमें जवाब दे दूँगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरम जनाब मौलाना सलाउद्दीन अयूबी साहब, नॉट प्रेजेंट। मोहतरमा शगुफ्ता जमानी, लेकिन ये इसको डिफर करते हैं मोहतरमा, क्योंकि मिनिस्टर साहब भी नहीं थे और उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी भी बीमार है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको डिफर किया जाए। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाम अब्दुल करीम साहब। क्वेश्चन नंबर 197। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री सवाल करें। सर इन्होंने जवाब दिया है कि जो डेथ हो गई थी, जो डिसीज़ हैं, उनके जो लवाकिन हैं उनको एट द एज ऑफ 18 ये फंड रिलीज़ होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि इस वक्त इन बच्चों की रोज़मर्रा के अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है, और कंपनी क्या जो एम्प्लॉयज़ जिनकी डेथ हो जाती है उनको
इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है या नहीं? थैंक यू। जी मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब। जी बहुत शुक्रिया। ये जो एक हादसा हुआ था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अपने यूनिट्स जो है वो लीज पर देता है इंडस्ट्रियलिस्ट को, और यहाँ पर कोई गाड़ी थी जो बैक कर रही थी, जिसकी वजह से वो एक पिलर टूटा, पिलर से वो फैक्ट्री जो है वो मुनहदिम हुई और जिसके नतीजे में ये हलाकत हुई थी। ये केस जो है वो कंपनी पे हुआ था, जो कंपनी वहाँ रन कर रही थी, और उस कंपनी कोर्ट के अंदर जो लवाहिकीन थे और कंपनी मालिक थे उनके सेटलमेंट हो गई थी। अब जो सेटलमेंट हुई थी, चूंकि उसका एब्जा से ताल्लुक नहीं है, वो एक प्राइवेट फार्म है और उनका इनके साथ सेटलमेंट हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो 30 लाख रुपए थे उन बच्चों के लिए जो कमसिन है, जो उनको बलोगत के बाद दिए जाएंगे। अब ये सेटलमेंट लवाहिकीन ने की थी और कंपनी ऑनर्स के साथ, तो इसकी डिटेल नाजिर के पास है, जो कोर्ट नाजिर है, और इसका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। जी हाशिम खान नतुज़ैब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर सैलाब के मुतल्लिक है। जो 2022 की जुलाई और अगस्त में जो सैलाब ने जिस अंदाज से बलूचिस्तान और सिंध और बाकी जो हमारे सूबे हैं उनकी तरफ से जो नुकसानात आए, तो जनाब स्पीकर साहब इस वक्त बलूचिस्तान में तकरीबन कोई 2 लाख घर तबाह हो गए, तकरीबन 5 लाख एकड़ के ऊपर जो कड़ी फसलें ये तबाह हो गए, और तकरीबन 5 लाख के लगभग हमारे लाइव स्टॉक तबाह हो गए, और तकरीबन 2200 किलोमीटर जो रोड है और ब्रिजेज़ हैं ये भी बिल्कुल जी डैमेज हुए हैं, तबाह हुए हैं। तो कहने का मकसद है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि हम भी फ्लड कमेटी के मेंबर भी थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ हमने काफ़ी विज़िट भी किया था। हमने किला सैफुल्लाह का विज़िट किया, चमन का किया, जलमक्सी का किया। तो कहने का मकसद है कि अब तक जो बलूचिस्तान के लोगों को सवाए टेंट के और सवाए फूड आइटम के, इसके अलावा तकरीबन वहाँ पे 336 अमवात हुए हैं। 336 जो अमवात उनके जो प्रोविंशियल हुकूमत की तरफ से 10-10 लाख रुपए के वो जो अमवात उनको मिला गया, और NDMA की तरफ से अभी तक तकरीबन को 186 अफराद इनको पैसे मिल गए। तो कहने का मकसद है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि सैलाब ने इतना तबाही मचा दिया है, और इसके ऊपर हम जितना भी तकरीबन हम लोगों को पैसे दे दें कम है। मेरा मकसद ये है, मेरा गुजारिश ये है कि फेडरल हुकूमत से पहला मेरा गुजारिश है कि वहाँ पे जो भी ज़मींदारों के जो फसल तबाह हुए हैं इनके नुकसानात का अजाला किस तरीके किया जाए। अच्छा, मेरा ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, तजवीज़ है कि ज़मींदारों की कम से कम 1 साल तक इनके जो बिजली के बिल है वो मुआफ़ किया जाए। 1 साल तक बलूचिस्तान का, सिंध का, चाहे पंजाब का, जहाँ भी हो, कम से कम इनको 1 साल का जो बिजली है ये मुआफ़ किया जाए। पख्तूनख्वा हो, चतराल हो, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान को इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान की कुछ मालूमात मेरे पास हैं। और दूसरा ये कि जनाब स्पीकर साहब, जो मकानात के नुकसानात हुए कम से कम हमने फेडरल कैबिनेट में इसकी अप्रूवल दिया है 5 लाख रुपए के हद तक। कहने का मकसद है अभी सर्दियाँ आ गए, बलूचिस्तान में भी सर्दी है, चतराल में, KPK में भी सर्दी है, लोग बेघर हैं, लोगों ने अपना घर बनाया नहीं है। अगर वहाँ पे जो 5 लाख है या 5 लाख से ज़ायद रकम अगर इनको देना है, अगर इनको कैश दे दें कि ताकि ये अपने मकानात की तामीरात शुरू करें और अपना सर्दियाँ सही तरीके से गुजार सकें। तो कहने का मकसद है सर, जितना यानी सैलाब ने नुकसान दिया, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर यही है कि इसमें जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आप रूलिंग दे देंगे फेडरल कैबिनेट को कि जितना जल्द हो सके इनके पैसे जल्द से जल्द रिलीज करवाए जाए, और ज़मींदारों को सोलर पैनल दिया जाए ताकि उनके जो नुकसानात है उसके नुकसानात का अजाला होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अहम इशू उठाया है और हमारी ज़्यादातर आबादी इसी पेशे से वाबस्ता है, और रूलिंग दी जाती है कि जो भी इनके मसाइल हैं इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। जी गौसबाज मेहर साहब जी। आपकी मेहरबानी। मेरे फाजुल रुकन ने जो बातें कही हैं 100% सही कही हैं।
एक तो कुदरती आफत थी, बारिश की, बलूचिस्तान से फ्लड आया, हम डूब गए। अब डूबने के बाद इस वक्त जो हमें सर्दी में लोगों को मार रही है वो गवर्नमेंट मार रही है। गवर्नमेंट की एक सर्वे हुई है, दूसरी सर्वे हुई है, अब सर्वे ही हो रही है। हमें तो ये लग रहा है सर्वे में ही टाइम चला जाएगा। पहले कहा कि हम सीड दे रहे हैं, ऑयल सीड दे रहे हैं, मटरी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। अभी फैसला किया है कि गंदम सर्व करो, गंदम देते हैं। सर क्रॉप जो होता है वो सीजन के हिसाब से होता है। अभी सीजन है हमारे यहाँ गंदम की, लेकिन अभी कह रहे हैं कि हम 5,000 रुपये एकड़ पर दे रहे हैं। अब मेरे अपने एक तहसील में 38,000 रबी की क्रॉप होती है, उधर कुल 18,000 एकड़ को 5,000 हिसाब से देंगे। कब देंगे ये पता नहीं है। हमने रिक्वेस्ट की थी फेडरल गवर्नमेंट को कि आप हमें डायरेक्ट दें। ये नहीं है कि 18 तरफ में बिल्कुल मुल्क को कन्फेडरेशन कर दिया है और स्विट्जरलैंड जैसे हम कैंटोन बन गए। अभी हमारे तक अभी भी कहीं पानी खड़ा है, नहीं निकला है। लेकिन अभी जो आप हमें सीड देर से दे रहे हैं और उसके पैसे देर से देंगे तो लोग कैसे उसको करेंगे? ये तो एक जगह पर बात रही, क्योंकि हमारे यहाँ कैद आ रही है। शायद गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कैद आए तो उस पर फिर और इमदाद दें और गवर्नमेंट अपने को पूरा करे। लेकिन ये जो लोगों के घर गिरे, फसल तो गए, फसल का तो कुछ नहीं मिलेगा। शायद बिल वगैरह जो मेरे भाई ने मांगे वो शायद बिजली के मिल जाएं, लेकिन जो घर गिरे अभी वो घर सर्दी में लोगों क्यों मार रहे हैं? क्यों नहीं उन घरों में अभी उनको जो पैसे देने दें तो वो लोग घर बनाएं अपने। न घरों का दे रहे हैं, न सीड वाले पैसे दे रहे हैं, तो हमें सूबाई गवर्नमेंट क्यों मार रही है? अफसोस ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उधर आए इलाके में, मैं भी असेंबली का मेंबर हूँ, मैं भी काफ़ी अरसे से, शायद चंद लोग हों जो मेरे साथ कलीग हों, इलेक्ट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमें नहीं बुलाया कि हमारे से पूछे क्या नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, डिप्टी लीडर ऑफ हाउस थे ख्वाजा साहब के ताल्लुकात नहीं। ख्वाजा साहब की इज्जत जहाँ जाएंगे इनकी वालिद की वजह से, इनकी वजह से लोग इज्जत करेंगे, इनसे मिलने आएंगे। पूछने आते सिर्फ कि भाई आपका क्या हो रहा है, सूबाई गवर्नमेंट ने कुछ किया? तो सूबाई गवर्नमेंट इनकी अपनी अभी अलाइड है, तो उनको कुछ कहते कि खुदा का खौफ करो, क्यों लोगों को सर्दी में मार रहे हो? मैं अभी भी ख्वाजा साहब को खुदा के वास्ते डालता हूँ कि आए देखिए उधर आके उधर क्या हाल। हमारे अभी लोग पेड़ों के नीचे बैठे। स्पीकर साहब, ख्वाजा साहब लीडर है, किसके बेटे हैं, किस खानदान से वास्ता रखते हैं? कौन नहीं इनको वेलकम करेगा अगर उधर आएंगे तो? आके देखिए हमारा हाल क्या है। अभी हमारे यहाँ गंदम का सीड नहीं मिला कि लोग खुद घर से डालेंगे, तो आपने क्यों लोगों को आके सीड आप देंगे? अभी आपने पैसों में कन्वर्ट किया है, अब पैसे वो कब देंगे? जब सीजन चली जाएगी। तो लोगों को हाथ से मार रहे हैं, लोगों को गरीब करेंगे। जैसे इलेक्शन में लोग इतने गरीब हो जाएंगे 5 रुपए पर वोट लोग बिके और इलेक्शन में वोट दें। तो मैं आपके थ्रू फिर लीडर डिप्टी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी इज्जत हम करेंगे, आप आए देखिए घूमेंगे क्या हो रहा है। क्यों आप अब सूबों को अलग कर रहे हैं? क्यों कैंटोनमेंट कर दिया है पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड जैसे? फेडरेशन है हमारी, क्यों फेडरेशन को खत्म किया है? आपका इतना ही आपका हक है और आप पर हमारा हक है जितना सियालकोट का है, इतना शिकारपुर का है। सिर्फ आके देखिए खुद से लोग कैसे बैठे और काश्त रबी की कैसे हो रही है। मेरी गुजारिश ये है कि मेहरबानी करके कुदरत तूफान, कुदरत का आफत तो थी हमारे पर, लेकिन अभी गवर्नमेंट क्यों आफत डाल रही है? मैं सिंध में MNA को कहूँगा, बीबी नफीजा शाह बैठी हैं, इनके यहाँ खजूर का क्या हाल हुआ है? और कोई गौर है नहीं। अभी आया है कोई 3-4 दिन हुए एग्रीकल्चर का डायरेक्टर देखने हमारे इलाके को, जो गंदम हो रही है वो क्यों खत्म हो रही है? वो इतनी हो के वो जल जाती है। दवाई डालनी है, जिंक डालनी है, बच्चा कुछ नहीं हमारे पास। दूसरा सीड जिम्मेदारों को नहीं, जिम्मेदारों को अपर सिंध में जिम्मेदार सीड नहीं डालता है, वो काश्तकारी जो मुजाहरा है वो डालता है। हमारे यहाँ क्रॉप शेयरिंग सिस्टम है, पंजाब जैसे या लोअर सिंध जैसे डेली वेजेस पर नहीं है। तो ये मैं गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करें ख्वाजा साहब, आप आए चक्कर लगाएं, देखिए आके हमारा हाल सर देखिए बस। फेडरेशन क्यों अपनी आंखें बंद करती है किसी सूबे में अगर कोई नुकसान हो रहा है तो? क्यों फेडरेशन अपने को लग रहे? मियाँ साहब आए चक्कर लगा के हेलीकॉप्टर पर, क्यों नहीं हमें बुला के पूछा हमारे से? अभी क्यों नहीं हमारे से जब कोई चीज हो जाए पर आके पूछते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ? क्यों नहीं आते? फिर फेडरेशन का ही है, फिर तो हम कहेंगे स्विस कन्फेडरेशन है। तो मेरी यही गुजारिश है, जो देना है लोगों को टाइम पर दें,
सर्दियों से पहले लोगों को घरों की इमदादें, लोग मर गए, एक घर के 6 बंदे मर गए, कोई इमदाद देने वाला नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। और अभी जो सीट बांटेंगे 1/4 देंगे, वो किसको देंगे ख्वाजा साहब? हम इंसान फरिश्ते तो नहीं, हम इंसान है, कमजोर है, हम कमजोर से अपने वालों को देंगे, पार्टी वालों को, दूसरे लोग कहां जाएंगे? इतना तो आप उनको मशवरा दें कि खुदा के वास्ते सब गरीब जो भी हैं जिनका गया एक जितना दे वाइज बांटे, बजाय इसके जो आप बांट रहे हैं 1/4 बांट रहे हैं, जो मुझे कल पता चला है इधर हाउस में भी कि 1/4 के करीब सीट देंगे लोगों को, बाकी जाके खुद डालें। अब वो टाइम गुजर गया, वो 1/4 भी एरिया वाइज बांटे, सिर्फ अपने लोगों को नहीं। अभी जो फूड सिर्फ बांटा, चेयरमैन आए बांटने, गांव में गए, भाई आपको दे रहे, आपको नहीं देंगे, आप हमारे वोटर नहीं है। ये तूफान, ये इमदाद वोटरों की है या पाकिस्तान की है? तो यही गुजारिश है, आप मेहरबानी करें जो मैंने गुजारिशात की हैं, और जो मेरे बलूचिस्तान भाई ने कहा है उसकी 100% बात सही है। मेहरबानी करके आप इन चीजों पर अमल करें, और ख्वाजा साहब इस पर 2 अल्फाज बोले तो मुझे खुशी होगी। शुक्रिया जी। जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं अपने भाई की मैर साहब की जो है बातें सुन रहा था, लेकिन ये जो आफत आई है हमारे यहाँ पे, सैलाब की जो तबाही हुई है, उसने किसी से नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो। चाहे वो केपी में आई है, सदर्न पंजाब में आई है, बलूचिस्तान में जो है तबाही मचाई है इस सैलाब ने, और उसके साथ साथ जो है सिंध में जो है वो इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि इस वक्त कितना नुकसान हुआ है। और बहुत सारे इलाकों में, बल्कि बेशतर इलाकों में ये फसल जो है वो मिस हो जाएगी, और उससे ग़िज़ाई किल्लत भी जो है, फूड शॉर्टेज जो है, फूड सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। मैर साहब की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमत हो, कि इस आफत के जो शिकार हुए हैं हमारे शहरी जो हैं, उनके साथ जो है सलूक जो है, या उनको कंपनसेशन जो है, या उनको इमदाद जो है वो बिला तफरीक मिलनी चाहिए। किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तफरीक जो है कतई तौर पे नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये ऐसे मामलात में हमारी हुकूमत जो है वो कतई तौर पे कोई सियासी तरजीहात के ऊपर जो है काम नहीं कर रही, लेकिन मैं ये शिकायत जो है ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म साहब तक और काबीना में पेश करूँगा कि ये ग्रीवेंसेस हैं जिन इलाकों में, वहाँ पे सूबाई हुकूमत अव्वलीन उनका फ़र्ज़ है, और उसके बाद जो है वफाकी हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि वो ये तफरीक जो है अगर हो रही है तो उसको दूर करें। जनाब वाला, ये इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा एक और आफत का है कि ये लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, इन सर्दियों में उनका रात गुजारना, दिन तो चलें कहीं रो धो के गुजर जाएगा, रात गुजारना जो है वो एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी उन लोगों के लिए भी, और सबसे बड़ी आजमाइश जो है हुकूमत की होगी। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि सर्दी बढ़ने से पहले पहले जो है उन लोगों के ऊपर छत जो है उनको मुयस्सर आ सके। तो ये सारी बातें मैंने बगौर सुनी हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने भाइयों से, अपने कोलिशन पार्टनर से, अपने कुलीग से कि मैर साहब की जो शिकायतों का जायज़ा लें, या कहीं और भी शिकायतें हैं उनका जायज़ा लें, बलूचिस्तान में हैं, सिंध में हैं, दोनों जगह जो है जायज़ा लें। केपी में जो हुकूमत है उसका अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह। हय्य अला अस्सलाह। हय्य अलल फलाह। हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। खुशी चाहिए। जी जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ये जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं माजरत खा हूँ, अभी मेरी बहन भी यहाँ पे आके बात कर रही थी, अजान हो रही थी, तो उसमें उसकी वजह से खामोशी मैंने इख्तियार की। लेकिन मैं जो है वो जो शिकायत जो उन्होंने की है, देखें वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह सैलाब के दौरान भी और अभी भी किसान पैकेज भी दिया गया है इन तमाम इलाकों में जहाँ पे सैलाब से लोग मुतासर हुए हैं, और लोगों को इंडिविजुअली भी इनफरादी तौर के ऊपर भी जो है ना वो दी जा रही है, इमदाद दी जा रही है। हमारे वसाइल जो हैं जिस तरह के हैं वो सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन उस वसाइल से कहीं ज़्यादा जो है गवर्नमेंट अपने आप को स्ट्रेच करके दूसरे सेक्टर से पैसे निकाल के जो है इन इलाकों को दे रही है। ये हमारी जो है एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, ये कोई सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत का कोई तफरीक नहीं है, इसमें ये मुश्तरका ज़िम्मेदारी है और ये निभाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। हम सियासतदानों की, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, ये थोड़ा बहुत ज़रूर एक वो है, मैं समझता हूँ कि जो हल्के की सियासत करते हैं वो इस बात को समझते हैं कि हम अगर एक कैंडिडेट जो है वो हार जाता है और हुकूमत उनकी होती है हारे वालों की, तो वो हुकूमत की जो पेटनेज है वो सीख करते हैं, वो हुकूमत की पेटनेज उनको मिलती है अगर जीत जाए। और वो जो जीते हुए कैंडिडेट जो होते हैं वो जो है उनके वोटर या उनके इलाके जहाँ से वो जीते होते हैं वो लोग जो है महरूम हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर का फ्लॉ है। ये कोई सूबाई हुकूमत, मौजूदा सूबाई हुकूमत या मौजूदा वफाकी हुकूमत का फ्लॉ नहीं है, कसूर नहीं है, ये एक तारीख़ है। हम पिछले 4 साल जो है PTI की हुकूमत में जो हमारा हाल हुआ है, यानी हमारे इलाकों में डेवलपमेंट नहीं हुई, हमारे इलाकों में डेवलपमेंट नहीं हुई। हम कोई शिकायत नहीं कर रहे, हम उसको एक सियासी हकीकत जो है या एक सियासी जो है वो फ्लॉ समझ के, एक हमारी सियासत का एक नेगेटिव मनफी पहलू समझ के उसको एक्सेप्ट कर लिया हमने।
कि भाई हमने 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 मुखालफत की है, PTI की उनके खिलाफ इलेक्शन जीते हैं तो ये हमारी सज़ा है, और भुगत रहे हैं और अपने लोगों को समझाते भी हैं कि भाई ये वजह है आपके यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। और ये पिछले चंद सालों की बात नहीं, उससे पहले भी ये होता रहा है। हम तो ना सिर्फ ये है कि हमारे हलके जो है वो डेवलपमेंट से जो है वो महरूम रहे, बल्कि हमसे भी महरूम हो गए। हम भी कुछ 6 महीने साल जो है कैद भी काट आए वहाँ पे जाके। तो ये मेरे भाई को, मुझे, सबको जो है ये हकीकतें जो हैं इनको तस्लीम करना चाहिए कि ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये हकीकतें हैं। हम इस किस्म की छोटी हरकतें करते हैं, सब करते हैं, जिन जिन की भी हुकूमत होती है। तो इसमें मेरा ख्याल है ये जहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ भी डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत इस किस्म के फ्लॉज हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। लोगों के काम करके जो है वी शुड विन देयर हार्ट्स, बजाय इसके कि लोगों के काम ना करके जो है उनको डिप्राइव कर दिया जाए। तो ये लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सूबाई हुकूमत जो है और वफाकी हुकूमत जो है मिल के ये बिला तफरीक जो है लोगों की इमदाद कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई की अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है मैं चेक कर लूँगा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करूँगा, शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इनकी जो इलाके में जो तबाही आई है उसका कुछ सद्देबाब किया जाए, और इक्वल बराबरी की बुनियाद के ऊपर तमाम इलाकों में, तमाम सूबों में जो है, और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का जो बार बार बात कर रहे थे मेयर साहब, वो एक हकीकत है, हमारी एक आइनी हकीकत है कि जिस तरह रिस्ट्रिक्ट हो गया हुआ सूबा जो है, वफाक जो है आइनी तौर के ऊपर अपने इख्तियारात के लिहाज से, वो तो एक आइनी हकीकत है। उसमें तो वी हैव टू ऑपरेट थ्रू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। वफाक जो है डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकता, इमदाद कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, और इंशाल्लाह करेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये मसला जो है ना, मैं शाह साहब से खुद बात करूँगा, मैं मेरे जो भाई यहाँ पे पीपल्स पार्टी के बैठे हुए हैं मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो शाह साहब को जो है बजाय अपने फोल्ड में लेके आए, शाह साहब को अपने फोल्ड में लेके आए, उधर ना बैठे, शाह साहब इधर बैठे आए ताकि। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेहर साहब जी। मोहतरमा केशवर जहरा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। उनको 2 मिनट बात करने दें इसको। डिप्टी स्पीकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्योंकि मेरे भाई और मेरे सीनियर बहुत जी केशवर जहरा साहिबा आप कंटिन्यू करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने मैं जिक्र किया उस चीज़ का, तो मैं एक जवाब ज़रूर दे दूं, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा सिवाय एक वतीरे के कि माशाल्लाह से इतना अच्छा बोलते हैं और इतना लंबा बोलते हैं और तकरीर के फ़ौरन बाद निकल जाते हैं। इसलिए मैंने अजान का वक्त चुना कि ये सुन के उसके बाद फ़ौरन चले जाएंगे। और मैं हक़ की बात करने गई थी, भाई इमाम हुसैन ने वक्त असर जामे शहादत पिया था, वो एक अमल कर रहे थे, तो उस बात को समझ लें। अच्छा, मैं एक्चुअली बड़ी कोशिश की है कि असेंबली में हम लोग मफाहमत के साथ काम करें। हमने पहले भी 3-4 साल गवाए इसी तरह से, और अभी भी लगता है। और मैं ये कोशिश उस आवाम के लिए कर रही होती हूँ कि उसकी कुर्बानियों पर ज़रा नज़र तो डालिए आप, कि ये पिछले दिनों जो सियासी मद्दोजहद रहा है, अपने मसाइल को, महंगाई हो जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हों, जो कुछ हो, सीने से लगाए खामोशी से सब्र कर रहे थे कि कुछ हालात सही हों, कुछ हालात सही हों। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ फैसलों के बाद एक सुकून की कैफियत, अब यह नहीं पता कि बज़ाहिर है या कि, लेकिन है। तो उस वक्त में हमें अवाम के तदारुक के मसाइल का हल करना चाहिए। मैं 2-3 नुकात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगी। सबसे पहले तो मैं अपनी कुलीग नफीसा शाह का शुक्रिया अदा करूंगी कि इनका और मेरा दर्द मुश्तरक था शायद, कि जब ये असेंबली में दाखिल हुई और उन्होंने ये पैनाफ्लेक्स के ऊपर ये इश्तिहार देखा कि माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि PIA तरक्की की तरफ जा रहा है और ये इंटरनेशनल फ़्लाइटें शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद से चलेंगी। हमारी मोहब्बत लाहौर और इस्लामाबाद से भी उतनी ही है। लेकिन मैं उस बदनसीबी की बात कर रही हूँ कि देखिए ये जो ठहराव आया है,
माहौल में, सियासी माहौल में जो ठहराया आया है, इससे इतने खुश ना हो, लोगों के दिल फटे हुए हैं। अब वो बोलेंगे और कहेंगे तो बेहतर ये है कि उन चीज़ों पे आप नज़र कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं मेरे शहर के साथ, मेरे सूबे सिंध के साथ क्या हो रहा है। ये कराची जैसा शहर जिसने बाहें फैलाए रखी हमेशा पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए, और वहाँ पे पूरे पाकिस्तान के लोग आबाद हैं, उसको इस तरह से नज़रअंदाज करना, इसके ऊपर मैं एहतजाज भी करती हूँ। और आपको 2 दिन पहले भी स्पीकर साहब को याद दहानी कराई थी कि देखिए, हमारी शनाख्त को कुचलने की कोशिश मत कीजिए, हमारी तारीख को मत मस्त कीजिए, हम एक जिंदा वजूद हैं, उस पर आपको नज़र रखनी होगी। अब आखिरी बात आपको और बता दूं, स्पीकर साहब आए नहीं कि उन्होंने बड़ी मेहरबानी की कि एक कमेटी बनाई जिसमें कोर्ट के उस फैसले से कि जो लोग बेरोजगार कर दिए गए उनको रोजगार मिले, एक बहुत अहसन काम था, लेकिन उसमें उसका डेकोरम सही नहीं है बिल्कुल। कल आप क्योंकि मौजूद थे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये बताइए कि क्या ये इंसाफ है कि जो मेंबर्स हों वो तो बैठे रहें और जो चेयरमैन हो उसको भी ना बोलने दें। और 5 लोग ऐसे मौजूद थे जो अपने अपने हलकों को लेके ले आए थे और उनके मसाइल हल हुए, उनकी जॉब भी रिवाइव हुई, और जो ढेरों ढेर अवाम आए हुए थे, कराची से भी आए हुए थे, दूर दूर से, या बहुत से इलाकों के आए थे, किसी के भी काम नहीं हुए। आप एक डेकोरम या रूल तब्दील कीजिए कि भाई या तो मेंबर्स बोले, मेंबर्स बेखामोश बैठे हुए थे, और जो लोग इंक्लूडिंग यू, आप भी आए थे, और जिन लोगों के लिए आपने कहा उनका काम हुआ, 4 लोग और आए थे, सबका हुआ, अवाम का कोई काम नहीं हुआ। इस तरह से नहीं चलेगा ये बिल्कुल भी कि ऐसे चले। मैं आपकी इत्तेहादी हूँ इसलिए खुल के कह रही हूँ, दुश्मन तो साजिशें करता है, दोस्त बताता है सही कि इन चीज़ों को सही कीजिए, अवाम के दिल बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। थैंक यू जी। आलिया कमरान साहिबा मुख्तसर करें, 1 मिनट में। जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दे दिया, क्योंकि ये कॉलिंग अटेंशन पे था, और मैं ये गुजारिश करूँगी कि आप इसको बेशक डेफर भी कर दें नेक्स्ट डे के लिए। ये मुतालबा मेरा ये था, ये मामला बलूचिस्तान से मुतल्लिक है, और ये जो स्पेशल इम्तिहान बलूचिस्तान के कोटे के ऊपर CSS का इम्तिहान है जिसका इनेकाद होना था 2020 के अंदर, ये फैसला किया गया था, लेकिन किसी भी वजूहात की बिना पर ये इम्तिहान जो है वो नहीं लिया जा सका, जिसके नतीजे में उम्रें जो हैं वो बच्चों की बढ़ गई। और सिर्फ इसी मसले मतलब इम्तिहान के लेट होने की वजह से सिर्फ ये उम्रों का बढ़ने का मसला नहीं, बल्कि बलूचिस्तान का मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्पेशल हालात हैं जिनके अंदर जो है वहाँ पर जो बच्चे हैं, ना सिर्फ ये मसला, उनके बच्चे जो हैं वहाँ पर लेट दाखिल करवाए जाते हैं स्कूलों में, और वो तालीमी अदारों का नज़दीक मौजूद नहीं होना एक वजह है। साथ साथ कोविड और जो सैलाब की सूरत हाल थी, ये इस तरह के स्पेशल बलूचिस्तान के हालात हैं कि जिनमें वहाँ पर ये मुतालबा शिद्दत के साथ मौजूद है कि CSS का जो स्पेशल इम्तिहान है उसमें उम्रों की जो हद है उसको बढ़ा के 30 से 37 कर दिया जाए। तो ये एक पुरजोर मुतालबा वहाँ पे पाया जाता है, और अगर इस पे जल्द अज जल्द जो है इस पे एक्शन लिया जाए और इन उम्रों की हद को सिर्फ 1 टाइम जो है आप इसको रूल्स में इसको मुस्तस्ना कर दें और इसके लिए कुछ कोशिश की जाए, तो मेहरबानी की जाए इसके ऊपर। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है, और बलूचिस्तान हमारा बैकवर्ड सूबा है जी, और हुकूमत को भी हम हिदायत देते हैं, और अब्बासी साहब यहाँ पे बैठे थे, वो चले गए यहाँ, उनको हिदायत दी जाती है कि इस मसले को हल करें। शुक्रिया जी। और कॉलिंग अटेंशन इंशाल्लाह नेक्स्ट उस पे आएंगे दोनों जी। जी मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा जी। शुक्रिया स्पीकर साहब जी, शुक्रिया। मोहतरमा आपने 5 मिनट में मुकम्मल करना है, क्योंकि 2 मिनट में मुकम्मल करना है क्योंकि नमाज का टाइम है जी। जी मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी माहर साहब से बात हुई है, उनकी बातें भी सुनी दुख भरी कि उनके इलाके में और शिकारपुर की बात हुई कि वहाँ उनको सामान नहीं मिल रहा और आगे काश्त के लिए बीज की भी कमी है। तो मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि सियासी तफरीक पर कोई काम नहीं हो रहा रिलीफ का, और अगर ऐसा हुआ है तो मैं ज़ाती तौर पर उनसे माफ़ी मांगती हूँ, और कोशिश है मेरी कि वो उनको जहाँ भी शिकारपुर में उनके जो भी सूरत हाल वहाँ है, जहाँ जहाँ अवेलेबल है, अवेलेबल वसाइल हैं, दस्तयाब हैं, वो उनको फौरी तौर पर मिलना चाहिए। सियासी तफरीक पर लोगों की रिलीफ का सामान या जो इस वक्त सर्दियों के मौसम में आगे जा रहे हैं बग़ैर किसी
रिहाइश के और अब सरो सामान के बगैर हम सबका दुख बांटने आए हैं सर। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को सियासी उनके किरदार पर या वाबस्तगी पर सामान जो है या सीट जो उनको आगे चाहिए, जो भी वसाइल हैं इन मुश्किल हालात में लोगों को फिर पैरों पे खड़ा करने के लिए, वो कभी सियासत के भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। ना सिंध गवर्नमेंट ना वफाकी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। अगर ज़मीन पे ऐसी ऊंच नीच हुई है तो उसके लिए माजरत खां हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हमारे साथ जो हुआ किसने किया। हम आपके सामने और अवाम के सामने जवाबदेह हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ वसाइल हैं उनको बिला किसी सियासी वाबस्तगी या किसी तफरीक के वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो। और मैं ख़ुद वहाँ अभी कल जा रही हूँ इंशाअल्लाह कराची, तो वहाँ जो भी अहलकार हैं उनसे उनकी भी मुलाकात फिर हो सकती है कि क्या हल निकाल सकते हैं। स्पीकर साहब, इशू ये है कि यहाँ वसाइल की बहुत एक कमी है। अभी भी बहुत सारे, आप अगर आलमी बैंक की रिपोर्ट देखें तो 30 अरब रुपए डॉलर का एक तखमीना लगाया है सिर्फ जो लॉस एंड डैमेजेस का है। और COP27 में भी हम यही मुकदमा लड़ के हलकान हो गए कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क को, जो इस वक्त सैलाब के पानी में अभी भी बहुत सारे इलाके सिंध के डूबे हुए हैं, सैलाब के पानी में भी और कर्ज़ों में भी आपने डुबाया हुआ है आलमी सिस्टम ने, तो हमें कोई रास्ता दें। हमें अपने लोगों के चीखें सुनाई दे रही हैं और बहुत दुख होता है, आंखें अभी भी अश्कबार होंगी। आप जाएं तो देखें सिंध में 80% हालात असरात तो वहीं हुए हैं। और चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब, बात यह है डिप्टी स्पीकर कि यहाँ इस्लामाबाद में एक अलग जाहिर है अब ये सियासत, ये फेडरल सियासत का महवर है और यहाँ अभी क्या किया जा रहा है। मैं आपके तवज्जुह से ये ज़रूर पैगाम पहुँचाऊँगी कि बजाय लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम किया जाए। मुझे बताएं कि PTI वाले जो इस वक्त खड़े हो गए हैं, जो एक हसास अपॉइंटमेंट में मुदाखलत, सियासी मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे थे, जो अब भी इस वक्त लॉन्ग मार्च लेकर अपना कंटेनर लेके इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको कोई ख्याल है लोगों की तकालीफ का? उनको कोई ख्याल है कि आधे मुल्क में क्या सूरत हाल है, या 1/3 मुल्क जब डूबा था उससे लोग किस तरह निकलेंगे? अभी भी पूरी एक जाड़ों का मौसम आ रहा है जो हम सबको अच्छी तरह मालूम है लोगों को किस तरह मुतासिर किया हुआ है। जिस मुल्क में 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए हों, वहाँ आप बताएं बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी मंतिक के आप ये तकसीम की सियासत करना चाहते हैं। कह तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, लेकिन यहाँ भी लोग परेशान है। सारी दुनिया पूछ रही है कि पाकिस्तान में इमरान खान को प्रॉब्लम क्या है, कि वो किस लिए लॉन्ग मार्च लेके आ रहा है, जब मुल्क के अहलकार कह रहे हैं, जब लोगों के वहाँ की आवाम कह रही है कि हमारे दर्द बांटें और हमें तकलीफ से निकालें। हमारे मुश्किल हालात हैं इस वक्त, आप देख लें इक्तिसादी हालात भी मुश्किल ये छोड़ के गए हमारे लिए। तो मैं ये भी कहूँ कि इन्होंने तो अपने सदर को भी मुतनाज़ा कर दिया। सदर जरदारी होते थे, उनको तो आला अदालत बीच में कहती थी नोटिस लेके कि आप पार्टी वर्कर से मिल नहीं सकते हैं। इन्होंने कल सदर को बुलाया ये इंप्रेशन देने कि ये बड़े रेलेवेंट है। नहीं स्पीकर साहब, मुझे बात करने जो जब तक नमाज का भी टाइम। शुक्रिया जी। मोहतरमा, नमाज का टाइम है जी। ऐवान की कार्रवाई बरोज़ जुमेरात 1 दिसंबर 2022 शाम 5 बजे तक मुलतवी की जाती है।